Jungle. और आज एक और टॉपिक लेके हम आपके सामने हैं और वो टॉपिक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक है, लगभग अकल्पनीय है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती थी, लेकिन वो हुआ है। कल हुआ क्या है आप जानते हैं कि जिस तरह से नेटो के देश हैं तमाम, जिसमें अमेरिका भी और यूरोपियन कंट्रीज भी जिसमें आते हैं, और बहुत सी चीजें हैं। नेटो का सदस्य जो लोग होते हैं उन्हें बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है कि नेटो का अगर कोई भी देश हो, उस पर दुनिया का कोई दूसरा देश जो नेटो का सदस्य नहीं है अगर उस पर हमला करता है तो वो हमला नेटो पे हमला माना जाता है, और नेटो के सारे लोग जो हैं वो सारे देश मिलके उस देश पे हमला कर देते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब इतने शक्तिशाली देश जो हर तरह से टेक्नोलॉजी में, गोला बारूद में, सेनाओं में जो इतना आगे हैं, वो अगर किसी देश पे हमला करेंगे तो उस देश की स्थिति क्या होगी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए जो तमाम दुनिया के देश हैं वो नेटो से डरते हैं। और यही अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, 3.5 साल से भी लगभग ज्यादा वक्त अब उसका हो गया है, इसकी वजह भी नेटो ही है। यूक्रेन एक्चुअल नेटो की सदस्यता लेने के लिए उतावला था, और कहीं ना कहीं से ऐसे संकेत नेटो की तरफ से भी मिल रहे थे कि वो यूक्रेन को अपने उसमें सदस्य बना सकता था, शामिल कर सकता था। क्यों कर सकता था? वो सदस्य इसलिए बनाना चाह रहे थे कि यूक्रेन की जो जमीन है, असल में चाहे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, वो रूस और चीन को एक बहुत बड़े दुश्मन देश के रूप में मानते हैं। तो यूक्रेन की धरती से नेटो की सेनाएं वो रूस पे हमला करने की स्थिति में थी, क्योंकि सीमाएं लगी हुई हैं रूस की और यूक्रेन की, और चीन के लिए भी आसान हो जाता लड़ाई करना उनको। तो ये सब चल रहा था, और ये चाल जो है उनकी, इसको समझ लिया समय रहते जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसको समझा, और समझने के बाद बिना देर किए उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसा तुम करोगे, यूक्रेन से कहा, तो हम तुम पे हमला करेंगे। वो माना नहीं, भड़काऊ बयान दिए। तो उसके बाद यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, और ये हमला रूस को नहीं लगता था कितना लंबा खिंच जाएगा। क्यों नहीं लगता था? कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रूस बहुत शक्तिशाली देश है। आप जानते हैं कि अभी जब अमेरिका गए थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, तो वहां ट्रंप ने भी, वहां के अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा यूक्रेन से कि रूस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है और आपकी कोई औकात नहीं है, इसलिए आपको जो हम कह रहे हैं वो करना पड़ेगा और रूस से समझौता करना पड़ेगा। लेकिन यूरोप के देशों ने उसको परोक्ष रूप से समर्थन दे दिया यूक्रेन को। और आपने देखा होगा कि जब वहां पे वो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की जब अमेरिका गए, पुतिन ने बुलाया उनको बातचीत करने के लिए, तो यूरोप के भी कुछ महत्वपूर्ण देश, जिनमें के इटली भी था, जिनमें फ्रांस भी था, जिनमें ब्रिटेन भी था, तो ये सब देश, जिनमें जर्मनी भी था, ये इन देशों के प्रतिनिधि या इनके प्रमुख भी वहां पहुंच गए थे, ताकि एक बार जिस तरह से व्हाइट हाउस में बुला के, राष्ट्रपति भवन में बुला के जिस तरह बेइज्जती की गई थी जेलेंस्की की ट्रंप के द्वारा, वो फिर से ना दोहराया जा सके। और ये नहीं चाह रहे कि रूस के सामने जिस तरह से अमेरिका चाह रहा है तो जेलेंस्की सरेंडर हो जाए, क्योंकि इन लोगों का भी बहुत पैसा लगा है, और इनकी नाक का सवाल है यूरोपियन कंट्रीज का। नाक का सवाल तो अमेरिका का भी है, लेकिन अमेरिका इस बात को समझ रहा है कि ये युद्ध जेलेंस्की कभी जीत नहीं सकते। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज को ये लग रहा है कि अगर हम लोग सब सपोर्ट देंगे तो हो सकता है ये जीत जाए हम। तो कम से कम भले ही 3.5 साल का समय लग गया, जेलेंस्की ने यूक्रेन को बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया है, और इधर पे यूरोपियन कंट्रीज भी बर्बाद हो गए हैं उसको मदद करते करते, अमेरिका भी बर्बाद हो गया। इसीलिए तो अमेरिका ने अब एक नई रणनीति अपना ली है। उसने कहा है कि हम जो है वो
नेटो के देशों को कहा है कि आप जो भी मदद करना चाह रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति की या यूक्रेन की, कीजिए, हथियार, गोला बारूद, पैसे जैसे भी, लेकिन हम हथियार तो देंगे, क्योंकि हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर तो दुनिया में वो अमेरिका ही है, तो हथियार तो वही देगा। वो कह रहा है कि अमेरिका ने अब कह दिया, ट्रंप ने कह दिया कि हमें पैसे चाहिए इन हथियारों के, तो उन्होंने साफ कह दिया कि नेटो के देश पहले हमसे हथियार खरीदें और फिर वहां दें। तो अब इसमें अमेरिका का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, इसमें तो फायदा ही फायदा है अमेरिका का कि उनके हथियार बिकेंगे। बहरहाल कुल मिला के नेटो की हमने आपको जो स्थिति है वो बताई है। और अभी कुछ दिन से यहाँ एक और नेटो बनाए जाने का जो अटकलें चल रही थी, खासतौर से मुस्लिम कंट्रीज के द्वारा एशिया में, वो उसका एक पहला चरण कहिए आप उसको, कि कल उस पर मोहर लग गई। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भी कई शक्तिशाली देश हैं, जिनमें सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ईरान है, जिसमें तुर्की भी है, जिसने भी पाकिस्तान की खुल के मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये करीब 55-56 देश हैं, इस्लामिक कंट्रीज जिनको कहा जाता है, आईओसी कहते हैं इनको। तो ये जो देश हैं, ये नेटो की तर्ज पर अपना एक अलग संगठन बनाना चाह रहे थे बहुत दिन से। और अभी जब कतर पे, जब अभी इसी हफ्ते जब कतर पे हमला कर दिया इजराइल ने, तो ये लोग मुखर हो गए, क्योंकि ये यही कहा इन्होंने कि देखिए कतर पे आज हमला किया गया इजराइल के द्वारा, अमेरिका का संरक्षण है इजराइल को, तो कतर कैसे लड़ेगा ऐसे? तो जबकि कतर भी अमेरिका की गुड लिस्ट में, ये देखिए आप, लेकिन उतना उसको अधिकार अमेरिका ने नहीं दे रखे हैं जितने के इजराइल को दे रखे हो। अमेरिका भी इजराइल की कार्रवाई को पहले तो उसने गुपचुप तरीके से समर्थन दिया, तभी तो बिना अमेरिका की मर्जी के तो इजराइल कुछ करता नहीं है कभी भी, आप जानते हैं। वो भले ही अमेरिका पर्दे के पीछे से वो और ऊपर से कहता रहे कि नहीं ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन करता वो तभी है जब अमेरिका का उसको संरक्षण मिला हुआ होता है। तो जाहिर है कतर पे हमला हुआ, उसमें भी अमेरिका का संरक्षण उसको मिला हुआ था। लेकिन जो एक हो गया, इन लोगों ने नेटो की तर्ज पे अपना एक अलग नेटो इस्लामिक कंट्रीज बनाने की जब योजना सामने लाई है और उस पर अमल होता दिखा अमेरिका को, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आगे आके कहा कि आप विश्वास करिए, अमेरिका का भरोसा करिए कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा कतर पे। अरे तो अभी क्यों किया था? उन्हीं की सहमति से किया था। लेकिन वो अमेरिका और ट्रंप ऐसे देश और ऐसे वहां के राष्ट्र प्रमुख हैं कि ये उसी को दबाते हैं जो दब जाता है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि दोबारा नहीं होगा ऐसा, इजराइल नहीं करेगा। और अगर अमेरिका के कहने में नहीं होता तो वो तो विरोध कर सकता था कि कौन कह रहा है कि नहीं करेंगे, हम तो फिर करेंगे और खूब करेंगे। अगर आप हमारे खासतौर से उसने जो हमला किया वो इसीलिए किया कि जो गाजा से जो हमास के आतंकवादी हैं वो कतर में छुपे हुए हैं, इसलिए किया। तो हमारे टारगेट पे जो हैं हमास के आतंकवादी, उनको जो भी देश अपने आप पनाह देगा और संरक्षण देगा, हम उस पर हमला करेंगे। ये कहना चाहिए था इजराइल को, लेकिन नहीं कहा उसने। इससे ये बात क्लियर हो गई है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की और इजराइल की मिली भगत थी जो कतर पे हमला हुआ। अब सारे देश घबराए हुए हैं, सबसे ज्यादा घबराया हुआ तो है सऊदी अरब, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर हमला हुआ तो इजराइल के पास परमाणु बम भी है और उसके पीछे अमेरिका भी खड़ा हुआ है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है, जैसे अभी ईरान में लड़ाई बढ़ी, तो अमेरिका खुल के आ गया इजराइल के साथ, यही होगा। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब लड़ ही नहीं पाएगा इजराइल से। तो उन्होंने कहा, और देश तो अभी योजना ही बना रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने आगे बढ़ के, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है। उसको ये लग रहा है कि भारत कभी भी फिर से हमला कर सकता है उसके ऊपर। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और यहाँ के सेना प्रमुखों ने बार बार ये बात दोहराई है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया है, पोस्टपोन किया है, इसको खत्म नहीं किया है। खत्म नहीं किया, स्थगित करने का मतलब तो यह है कि आपने कोई भी हरकत की और आपने कोई भी आतंकवादी वारदात अगर की, भारत में साजिश की उसके लिए, तो ये कह दिया गया भारत से, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और हम सीधा आपके ऊपर हमला करेंगे। तो पाकिस्तान ने अपना संरक्षण
उसको चाहिए था और कोई संरक्षण ऐसा देने को तैयार था नहीं। चीन से भी अभी उसके संबंध थोड़े खराब हुए हैं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ जब करीब गए वो वहां के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख, तो चीन ने भी उनसे हाथ खींच लिया। ये समझ में आई हैं चीजें अभी। अमेरिका एक ऐसा देश है जो किसी का मीत है ही नहीं, जो किसी का दोस्त है ही नहीं, वो तो अपने स्वार्थ के लिए करता है जो कुछ भी करता है। ये बात पाकिस्तान भी समझ रहा है। तो अब उसने कहा कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो बचेंगे कैसे हम। तो सबसे पहले, क्योंकि जितने भी इस्लामिक देश हैं उनमें सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु संपन्न है, जो परमाणु हथियार हैं, और 55-56 देशों में किसी के पास नहीं है। उसने जाके सऊदी अरब से हाथ मिला लिया और उसका एक खुला समझौता किया कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा, और पाकिस्तान पे करेगा तो सऊदी अरब पे माना जाएगा। अब वो चाहे भारत हो चाहे दुनिया का कोई और देश हो, अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब पे हमला करता है तो ये दोनों देश मिलकर उस पर हमला कर देंगे। और देखिए सऊदी अरब अगर देखा जाए तो जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई खरीदता है और सबसे ज्यादा हथियार अगर कोई है किसी के पास तो वो सऊदी अरब के पास है, और उसके बाद फिर पाकिस्तान का नंबर आता है। तो अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों देश मिल गए तो हथियारों की भी इनके पास कोई कमी नहीं रहेगी, और परमाणु संपन्न भी है पाकिस्तान। तो इजराइल को भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर सऊदी अरब पे परमाणु हथियार फेंकेंगे तो इधर पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा। जैसे पाकिस्तान ने अभी कहा था कि वहां के प्रधानमंत्री और नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से बयान आया था कि अगर इस पे इजराइल ने अगर ईरान पे अगर परमाणु कोई हथियार फेंका तो हम इजराइल पे परमाणु बम चला देंगे। ये कहा गया था, आपको सबको याद होगा। तो वो इसलिए क्योंकि उनका परमाणु बम है और वो खुल के धमकी भी देते हैं। और पाकिस्तान की अपनी कोई नीति भी नहीं है इस तरह की कि जैसे और परमाणु हथियार संपन्न देश हैं तो वो ये कह रखा है, ज्यादातर ने एक संधि है उनके बीच में कि हम पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, अगर हमारे ऊपर कोई करता है तब हम करेंगे। यही भारत का कहना है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वैश्विक कानूनों को मानता नहीं है। वो कहता, अभी तो खुल के कह रहा था वो कि हम भारत पे परमाणु बम चलाएंगे अगर इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया हमारे खिलाफ। तो अभी भी कह रहा है वो कि अगर इन्होंने पानी जो रोका हुआ वो नहीं छोड़ा और फिर से हमारे ऊपर हमला किया या एयर स्ट्राइक की तो हम इनको परमाणु बम हम इन पे चलाएंगे। तो ये स्थितियां हैं। तो ऐसे देश के साथ जो आतंकवादियों को पनाह देता है खुल्लम खुल्ला, पाकिस्तान, जिसके अभी 2-3 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ मोहम्मद इलियास का, जो कि मसूद अजहर का दाएं हाथ माना जाता है। तो वो मसूद अजहर का दाएं हाथ होते हुए वो खुल के कह रहा है कि हमारे आतंकी अड्डों को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में तबाह किया और मसूद अजहर के परिवार के 13 सदस्यों को मार दिया गया इस एयर स्ट्राइक में, जिसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया था। तो अब तो खुल के कह रहा वो। तो अब पाकिस्तान कैसे ये बात कहेगा जो हमेशा ये कहता रहा है कि हमारे यहाँ कोई आतंकवादी नहीं है और हम तो खुद आतंक से पीड़ित हैं और हम कभी संरक्षण नहीं देते आतंकवाद को। अब क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसके अलावा अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लोग मारे गए थे वहां के आतंकवादी, उनके अंतिम संस्कार में भी पाकिस्तान की सेना के लोग दिखाई दिए, सरकार के लोग दिखाई दिए, मंत्री दिखाई दिए। तो ये तो खुलासा, और ये बात भारत अब खुल के कह चुका कि अगर आतंकी वारदात अगर भारत के खिलाफ कोई भी होती तो उसको ऐसा माना जाएगा, आप कुछ भी कहते रहिए, आप एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, उसमें पाकिस्तान की सरकार को शामिल माना जाएगा और हम हमला करेंगे आपके ऊपर, आप नहीं रोक सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में सऊदी अरब और पाकिस्तान का जो समझौता हुआ है कल, एक तरह से नेटो की तरह से उन्होंने संगठन बनाया है कल, तो ये भारत के लिए वास्तव में बहुत चिंता की बात है। चिंता की बात तो पूरी दुनिया के लिए है, इजराइल के लिए भी है, अमेरिका के लिए भी, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी है, क्योंकि ये इस्लामिक जो कंट्रीज हैं ये वफादारी नहीं निभाती किसी भी देश के साथ। अभी तुर्की को देख लिया आपने कि जब उनके यहाँ भूकंप आया था 2023 में, तो भारत ने और मोदी जी ने पहल करके सबसे ज्यादा मदद और सबसे पहले मदद करने वाला देश अगर कोई था तो भारत था। और जब पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो तुर्की ने खुल के मदद की पाकिस्तान की, उन्हें ड्रोन दिए, हथियार दिए, तमाम चीजें दी, और ये कह के जब उन पे सवाल उठाया गया तो ये कहा उन्होंने कि वो हमारे भाई हैं क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं। तो ये ज्यादातर देश वही लोग हैं, ये वैश्विक कानूनों को नहीं मानते, ये शरिया को मानते हैं, शरीयत को मानते हैं और अपने भाइयों को मानते हैं।
तो ये समझौता जो है ये खतरनाक समझौता है, न केवल भारत के लिए, भारत ठीक है, भारत के लिए तो है, लेकिन दुनिया के लिए भी है। अभी समझ में आएगा ये बात धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के देशों को। अभी तो लोग खुश हैं क्योंकि अमेरिका भी भारत के विरुद्ध खड़ा हुआ है, यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत से भारत के खिलाफ हैं, तो उनको अच्छा लग रहा है कि ये भारत को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा समझौता हुआ है। लेकिन जब उन्हीं पे, इस पे, इजराइल पे और अमेरिका पे भी अटैक करेंगे ये लोग, तब समझ में आएगा। सऊदी अरब के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का इस्लामिक कंट्रीज में खासतौर से सबसे बड़ा आतंकी देश तो सऊदी अरब है। जो इल्जाम लगाया जाता पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा कौन देता है? वो सऊदी अरब देता है। जो ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 किया अमेरिका में, ट्विन टावर को गिराया और उसकी साजिश रची, योजना बनाई, वो जो है वो कहां से आया था? वो सऊदी अरब उसका मूल देश है। तो जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं, जितने मदद से चल रहे हैं दुनिया में, चाहे भारत में चाहे पाकिस्तान, सबसे ज्यादा फंडिंग करता है वो सऊदी अरब करता है। ये दारुल उलूम जो देवबंद में चल रहा है, और जो समय समय पे सरकार, मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ और तमाम सरकारों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ फतवे जारी करते हैं और बयान देते हैं, इनको सबसे बड़ी फंडिंग तो सऊदी अरब करता है। तो ये जो देश है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा आतंकवादी देश है, जो खुल के नहीं लेकिन परोक्ष रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है, पनाह देता है। अभी भारत में जो कुछ भी तमाम रैकेट पकड़े गए जो कि इस्लाम में कन्वर्ट करा रहे थे हिंदुओं को, खासतौर से लड़कियों को, पहले उनसे रेप करना, उनको उठा के ले जाना और फिर उनसे जबरदस्त शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराना, तो ये काम करने के पीछे जो फंडिंग आती थी वो सऊदी अरब से आती थी। जांच में ये काफी तो मुस्लिम कंट्रीज से आती थी, उनमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा रोल था। अब ये बताइए आप कि ये जो हुआ है समझौता, ये चिंता की बात है कि नहीं है पूरी दुनिया के लिए? अच्छा, ये क्या है? ये सऊदी अरब जो है, ऐसा लगता था बजाहिर कि ये भारत की तरफ है, और प्रधानमंत्री मोदी जब वहां जाते थे सऊदी अरब, तो भारत के कई व्यापारिक समझौते हुए हैं इनके साथ, बहुत बड़े बड़े समझौते हैं, और वो सऊदी अरब ने जानबूझ के किए हैं क्योंकि उसमें बड़ा फायदा था उन लोगों को। तो ऐसा लगता था कि ये पाकिस्तान के साथ ये हुआ भी है कि पाकिस्तान कई बार मदद मांगने के लिए सऊदी अरब के प्रिंस के पास गया, सलमान के पास, बिन सलमान, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, नहीं दी उनको मदद। तो ये चीन के पास गए कटोरा लेके अपना, वहां कुछ चीन ने डाल दिया इनके कटोरे में। तो ये अक्सर हुआ है। ऐसा लगता था कि ये तो मोदी जी की तरफ है, भारत की तरफ है, लेकिन ये भूल गए भारत के लोग कि ये कोई किसी की तरफ नहीं है, सब शरीयत की तरफ है, शरिया की तरफ है। ये जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं उनको भाई कहते हैं, ये भारत को भाई कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया, और एक रंग जो दिखाया है उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ के परिवार के, सऊदी अरब का जो प्रिंस हैं बिन सलमान, इनके खानदान के, इनके जो दादे परदादे थे, उनसे बड़े गहरे संबंध रहे हैं इनके। और नवाज शरीफ के जो 2 बेटे हैं, तो ये जो प्रिंस हैं सलमान बिन सलमान, सऊदी अरब के इस समय सत्ता जिनके हाथ में है, इनके साथ इनके कारोबारी बहुत गहरे रिश्ते भी हैं। एक लंदन में है और अरब में भी उन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। और ये जो रिश्ते हैं ये कारोबारी रिश्ते हैं। यही वजह है कि नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान से देश निकाला दिया गया था, परवेज मुशर्रफ थे उस समय आर्मी चीफ, और वो राष्ट्रपति भी थे वहां के। तो जिस तरह पाकिस्तान में तो ये है कि सत्ता जब आर्मी हथियाती है तो जो नेता होते हैं वहां के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। भुट्टो के साथ क्या किया गया, यही नवाज शरीफ का करने वाली थी आर्मी। लेकिन नवाज शरीफ ने जोड़ तोड़ करके सऊदी अरब से अपने रिश्तों की दुहाई दी, और वहां से मुशर्रफ को, ये क्योंकि पाकिस्तान कर्जदार भी था सऊदी अरब का, आज भी है, तो कहा गया कि आप यहां भेज दीजिए उनको, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करिए। तो वहां उन्होंने भेज दिया, लेकिन बदले में मुशर्रफ ने कहा कि आप हमें इतने दिन तक आप निःशुल्क हमें तेल की सप्लाई करेंगे, और तमाम उन्होंने शर्तें लगाई थी जिसको सऊदी अरब ने मान लिया। और वहां वो ऐसे नहीं रहे कि शरणार्थी की तरह रहे नवाज शरीफ और उनका परिवार, 2007 तक रहे वो वहां। 2007 के बाद लंदन चले गए थे वो, तो लंदन से फिर वापस लौटे पाकिस्तान।
क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा हो रही थी, सऊदी अरब में सुरक्षित महसूस नहीं माना जा रहा था उनको। तो सऊदी अरब ने उनको महल दिया बाकायदा रहने के लिए, उस महल में रहे वो। तो इतने गहरे रिश्ते हैं इनके परिवार के। आज उन्हीं का भाई वहां का प्रधानमंत्री है। वो रिश्ते निभाए हैं उसने, और दूसरे सरिया का रिश्ता निभाया, इस्लाम का रिश्ता निभाया। तो ये जो है वो इसके, और कतर पे जो हमला किया है खासतौर से इजराइल ने अभी इसी हफ्ते, उससे इस्लाम का जो भरोसा है वो वाशिंगटन पर डगमगा गया है। इसे कहने में हम बहुत स्पष्ट हैं, क्लियर हैं, क्योंकि असल में इस्लामिक देश जो भी है, चाहे वो फलस्तीन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो तुर्की हो, कभी भी ये लोगों ने अमेरिका के भरोसा नहीं किया। क्या अमेरिका और चीन जो बहुत बड़े देश माने जाते दुनिया के, ये दोनों ही इस्लाम के विरुद्ध हैं, और इस्लाम इन दोनों को ही शक की नजर से देखता है हमेशा। अभी कतर पे जो हमला इजराइल ने कर दिया, तो इस्लामिक देशों को समझते हुए देर नहीं लगी, कुछ भी कहता रहे अमेरिका कि हमारा रोल नहीं है और हम इसको रोकेंगे, समझाएंगे इजराइल को। वो अच्छी तरह जान रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का और अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, और ये बहुत बड़ी चाल है अमेरिका की। और हमला करने के बाद अब खामोश हो गए, और अब कह रहे कि अब नहीं होगा। एक ट्रेलर दिखा दिया उन्होंने कि हम ये भी कर सकते हैं। तो जब वो कतर के खिलाफ कर सकते हैं, तो सऊदी अरब के खिलाफ भी कर सकते हैं, तुर्की के खिलाफ भी कर सकते हैं, ईरान के खिलाफ तो उन्होंने करके दिखा दिया है। और पाकिस्तान से तो अमेरिका अगर देखा जाए तो बहुत नाराज है। अभी वहां के जो पूर्व जो NSA थे अमेरिका के, उन्होंने तो खुल के कहा कि ये दोगला देश है पाकिस्तान, इसने अमेरिका का पैसा लिया, पैसा खाया, और आतंकवाद को, बिन लादेन को समर्पित करेगा या अमेरिका को, और खुद पनाह दिए बैठा था उनको अपने आर्मी एरिया में। वो तो खुल के कहा उन्होंने। तो ऐसा दोगला देश, ऐसा गद्दार देश अमेरिका उनका मीत हो सकता कभी? वो तो उनका कारोबारी रिश्ते हैं, और उनको उनकी जमीन की जरूरत है उन्हें, तो वहां अड्डा बना के, भारत में तो अपना अड्डा न कभी बना सका अमेरिका, ना बना सकता, वहां पे वो उनको अपनी जमीन देता है अमेरिका की आर्मी को, और अमेरिका को वहां पे उनके एयरबेस भी बने हुए हैं अमेरिका के अलग, और पाकिस्तान में। और वहीं से उसने अफगानिस्तान पे तमाम एक्टिविटीज करी। चीन पे अगर उसे कभी हमला करना पड़ा तो पाकिस्तान, अभी तो उसने खुल के कहा था, आसिम मुनीर को बुलाया था कि अगर ईरान पे हमें हमले की जरूरत पड़ी तो ईरान की जमीन जो है वो पाकिस्तान से मिली हुई है, तो हमें आपकी जमीन की जरूरत पड़ेगी, और इन्होंने कहा था हम देंगे आपको। और क्या लगे हमें उसमें हमारे फाइटर जेट जो हैं, क्योंकि सीमाएं होती हैं जहाजों की, तो वो जब उड़ेंगे तो उनको ईंधन भरने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हारी धरती पे उतर के ईंधन भरेंगे, तुम्हें ईंधन सप्लाई करवाना पड़ेगी। कल वो भी करवाएंगे। ये तो वो तो निपट गया मामला फिलहाल, अभी ईरान से दुबराम एक अस्थायी तौर पर हो गया है। तो पाकिस्तान इसीलिए तो फिर वो उन्होंने तो ये भी कहा था आसिम मुनीर से कि हम तुम्हें राष्ट्रपति बनवा देंगे पाकिस्तान का, ट्रंप ने। लेकिन अभी वो सब टाइम फिस हो गया मामला, कि राष्ट्रपति तो तब बनवाते जब तुम ईरान के युद्ध में उनकी मदद करते। ईरान का युद्ध तो बाद में आगे बढ़ा ही नहीं। तो कुल मिला के ट्रंप से और अमेरिका से विश्वास डगमगा गया है सऊदी अरब का, खास तौर से उसने जो है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का देश है, जिसको वो अमेरिका आका बताता है अमेरिका को अपना। कतर भी ऐसा ही है, लेकिन कतर पे हमला हुआ तो सऊदी अरब पे भी हो सकता है। तो ये इस समय परिस्थितियां बन रही हैं कि इजराइल जो है वो अपनी सेना के साथ, और अपनी सेना की जब हम बात करते हैं तो उसमें अमेरिका की भी सेना शामिल है, वहां के गोला बारूद, वहां के हथियार शामिल हैं। तो जब वो उनके माध्यम से और इनको धूल चटाने की तैयारी कर रहा है इजराइल, तो ऐसे समय में ये समझौता किया है उसने, समझदारी का काम किया। पाकिस्तान भारत से डरा हुआ है, सऊदी अरब इजराइल से डरा हुआ है, तो ये दोनों का हित इसमें समझौते में हो रहा है। और यही वजह है कि किसी एक के खिलाफ अगर हमला होगा तो उसको दोनों के खिलाफ माना जाएगा। और वो नेटो, यही तो नेटो का भी पॉलिसी है, तो नेटो की तर्ज पे ही हमला हुआ है। और सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो अभी तक सऊदी अरब जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादातर अमेरिका पे निर्भर रहा है हमेशा। उसको गोला बारूद, हथियार सप्लाई जो खरीदे हैं उसने वो अमेरिका से खरीदे हैं, और अमेरिका से उसके ताल्लुकात भी हैं, अमेरिका का संरक्षण भी है, और अमेरिका हमारा गॉडफादर है इस दम पे उछलता भी है सऊदी अरब, और दुनिया के दूसरे देश उससे डरते भी हैं, इसका गॉडफादर अमेरिका है। यही कतर का भी था, लेकिन अभी कतर को तो औकात दिखा दी अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके
कि ठीक है, तुम शरिया की बात करोगे, तुम इस्लाम का मानने वाला हर कोई भी देश का हो, वो सेना हो या आदमी हो या राष्ट्र प्रमुख हो, वो हमारे लिए भाई है, तो तुम भाई बनाओ उनको, लेकिन देखो हम ये भी कर सकते। तो उसने, अब अगर देखा जाए तो सऊदी अरब की जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ज्यादा है। उनमें कुछ तो मामले ऐसे हैं कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार जरूर हैं, लेकिन फाइटर जेट और दुनिया भर की चीजें वो सऊदी अरब के पास है। अमेरिका में जो बनी है थाड जो है, और वो थाड के बारे में कहा जाता है कि पैट्रियट जैसी मिसाइल रक्षा प्रणालियां हैं जिससे रक्षा कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा देश आपके ऊपर, आपके देश पर मिसाइल दागेगा तो आप थाड की मदद लेके उसको नाकाम कर सकते, जैसा रूस का S-400 और 500 है। तो अभी पाकिस्तान ने जो हमले हिंदुस्तान पे किए तो 400 के माध्यम से उसको नाकाम कर दिया भारत ने। और वो 400 S-400 वो सिस्टम है यहाँ का रूस का। ऐसे ही थाड है, थाड दे रखा है अमेरिका ने उसको। तो लड़ाकू विमान दे रखे हैं, बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान उनके पास है, गोला बारूद है। तो अब आप बताइए कि जब उसके, और इधर पर पाकिस्तान के पास भी है। इन्होंने तो दोहरे खेल खेले। इन्होंने, पाकिस्तानियों ने क्या किया कि इनके पास रूस के भी, चीन के भी हथियार हैं और अमेरिका के भी हथियार हैं। और कुछ अमेरिकी हथियार जो अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गई अमेरिका की सेना अपनी जान बचाने के लिए, वो हथियार इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास भी आए, उसमें से बड़ी तादाद। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने उसके लिए पैसा दिया है, वहाँ गोपनीय तरीके से अपने पास मंगा लिए वो हथियार। ये जो देश है, अब थोड़ा मुश्किल होगा, भारत को सोचना पड़ेगा कि अगर वो एक्ट ऑफ बार माना जाएगा और हम हमला करेंगे तो ऊपर, तो ये थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा भारत को। स्थिति खराब हुई है भारत की इस समझौते से, लेकिन अब तो हो ही चुका समझौता। आपने देखा हो किस तरह से मुस्कुरा के कल बिन सलमान और ये जो प्रधानमंत्री हैं शरीफ, ये पाकिस्तान के, इन लोगों ने वो समझौते को अंजाम दिया। तो ये अब सऊदी अरब को ये बात सोचना चाहिए थी, अगर उनसे दुनिया का कोई देश, अमेरिका या भारत या कोई और देश, ये सवाल करे कि आपने ऐसे देश के साथ ये समझौता क्यों किया जो आतंकवाद को खुला संरक्षण देता है। वो तो खुल के कहता पाकिस्तान के, हम तो आतंकवाद को, उनको आतंकी हमारे भाई हैं, उनको हम संरक्षण देंगे, उनकी रहने की जगह देंगे, खाने पीने की व्यवस्था करेंगे और उनके लिए सब कुछ करेंगे जो जरूरी है, हथियार गोला बारूद भी देंगे उनको। जो सेना के पास हथियार होते हैं कई बार वो पकड़े जाते हैं उनके पास, आतंकियों के पास। तो ये तो पाकिस्तान खोल के कहता है हमेशा से, आगे भी कहता रहेगा। तो ऐसे देश को आप, ऐसे देश से आप समझौता कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई सवाल करेगा सऊदी अरब से तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सऊदी अरब को, लेकिन उसने जान के किया है, क्योंकि उसको अपना हित दिखाई दे रहा है इस समय, इजराइल से अपना बचाव करना है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा, अगर वो कतर पे हमला नहीं करता इजराइल तो आज ये शायद समझौता ही नहीं होता। तो ये जो समझौता हुआ है, इससे भारत बहुत चिंतित है। रक्षा विशेषज्ञ जो भारत के हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से जो भारत ने क्षति पहुंचाई है पाकिस्तान को, भी उसको 10 साल लगेंगे संभलने में। एयरबेस वगैरह सब तबाह कर दिए गए, गोला बारूद, उसकी मिसाइल सिस्टम। तो ये बहुत बड़ा उसको सदमा दिया है भारत ने। लेकिन ये जो है, इसे ये समझौता करके अब थोड़ा मुश्किल कर दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा भारत के काम को। तो अब ऐसी स्थिति में आप समझिए इस चीज को कि ये कितना गलत समझौता हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, और भारत के लिए इसके निहितार्थ क्या है। भारत एक बहुत बड़े संकट में खड़ा हो गया इस समय आके। अब नए सिरे से हमें अपनी नीति बनाना पड़ेगी। जो अभी हम कहते थे कि एक्ट ऑफ बार माना जाएगा और हम तुरंत, और करके देख लिया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, तो हम बार बार ऐसा कर सकते थे। लेकिन अब हमें करने के पहले एक बार सोचना जरूर पड़ेगा। हम 10 बार तो नहीं सोचेंगे, क्योंकि मोदी ऐसे व्यक्तित्व का नाम है कि जो करना है वो करना है, ये सब चीजों में नहीं पड़ते वो। लेकिन उसके बाद भी एक कुछ नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा हमें। तो दोस्तों, आपने ये हमारा एपिसोड देखा,
इसको सब्सक्राइब करिए आप हमारे मिरर टीवी चैनल को, और लाइक करिए, और इसको शेयर जरूर करिए आप बहुतों को। बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये इस समय का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान ने ये समझौता क्यों किया और इसके मायने क्या हैं इस समझौते के। तो ये जरूर उनको मालूम होना चाहिए। तो ये करिए आप, और आगे हम फिर कोई नया एपिसोड लेके आपके सामने आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुखातिब होंगे।